नमस्कार दोस्तों, देखिएगा हम अब आज देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी का इतिहास। ठीक है, और कर्नाटक युद्ध देखेंगे। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्नाटक युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई, किसके किसके बीच हुई, कौन पराजित होता है, कौन भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए काबिल बनता है, सब देखेंगे। आइए शुरू करते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और इसकी स्थापना जो होती है 1664 में होती है। देखिएगा, स्थापना 1664 में होती है और भारत में आते हैं सब, जो भारत में कंपनी स्थापित करते हैं 1668 में, मतलब 4 साल बाद। फ्रांसीसी वित्त मंत्री जो था, फ्रांसीसी मंत्री था ये फ्रांस के सरकार में। इसका कॉलबर्ट नाम था, कॉलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना होता है। आगे देखिएगा तो क्या होता है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय आपका औरंगजेब 1658 से 1707 तक औरंगजेब का कार्यकाल रहता है। 1707 इसका कार्यकाल रहता है, जबकि फ्रांस का जो राजा होता है लुई 14वां था जब ये फ्रेंच कंपनी का गठन होता है। तो फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो वही बताया कि 1664 में जो है फ्रांसीसियों ने कॉलबर्ट के मतलब प्रयासों से गठन किया फ्रांस में 1664 में। अब सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 में, मतलब 4 साल बाद। ठीक है, अगला देखिएगा। तो जब 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसका जानते हैं नाम क्या दिया गया था? नाम दिया गया था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। द इंडस, आपका इंडस, यहाँ पे इंडस ओरिएंटल। ठीक है, ओरिएंटल, ये नाम दिया गया था। फिर आगे देखिएगा, पॉइंट का लिखा है, इसके बाद फ्रांसीसियों पांडिचेरी में आपका भी अपना कारखाना बनाया था, पांडिचेरी में। तो पहला कारखाना कहाँ बनाया? सूरत में, 1664 में। देखिएगा, ये बात एक है कि 1669 में क्या होता है कि जो गोलकुंडा का सुल्तान रहता है ना, गोलकुंडा, उससे अधिकार प्राप्त करके पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना ये फ्रांसीसी अपना स्थापित करते हैं। और फ्रांसिस मार्टिन जो होता था, फ्रांसिस मार्टिन, ये नाम लिख लीजिएगा, फ्रांसिस मार्टिन, ये आपका सूरत और मछलीपट्टनम की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, ये लाइन लिखा है जो, पांडिचेरी 3 भागों में विभाजित है। पांडिचेरी केरल के पास आपका भाग जो है माहे कहते हैं, आंध्र प्रदेश में यनम कहते हैं, और तमिलनाडु में कराईकल कहते हैं। ठीक है, के नाम से जानते हैं। और ये देखिएगा, आगे लिखा है, इन तीनों में फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। किन तीनों में? उसमें देखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन के बारे में बताएं तो फ्रांसिस मार्टिन जो है भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया था 1672 में। हाँ, 1672 में फ्रांसीसी जो थे 1672 में आपका तंजावुर का शासक जो था, मद्रास के निकट है तंजावुर, उसमें सेंट थोमे को प्राप्त किया था। आगे देखिएगा, सब मिलेगा, धीरे धीरे हो सकता है, न मिलेगा वो बताते रहेंगे। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपना प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए भारत में कमिश्नरी प्रणाली का मतलब लागू किया था। और पहला कमिश्नर फ्रैंक कैरो था। ये कब की कहानी है? ये आपका जब फ्रांसीसी सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना चाहती थी तो 1667 में फ्रांसिस कैरोन कहते हैं इसे या फ्रांसिस कैरो कहते हैं, इसकी अध्यक्षता में अभियान भेजते हैं। ठीक है, इसी की अध्यक्षता में अभियान भेजते हैं, फ्रांसिस कैरो के अभियान। ठीक है, अब बाद में ये कमिश्नरी प्रणाली जब लागू करते हैं तब ये, ठीक, पहला कमिश्नर ये था फ्रांसिस कैरो। देखिएगा, इसके बाद फ्रांसीसियों ने भारत में गवर्नर व्यवस्था स्थापित की। तो फ्रांसीसी का पहला जो गवर्नर था वो कौन था? फ्रांसिस मार्टिन कहते हैं, या फ्रांसिस मार्टिन कहते हैं। 1669 में बनता है। पहले कौन सा था? कमिश्नर बन के आया था 1667 में। ठीक है, 1667 में कमिश्नर बन के आया था। और 1600 देखिएगा फिर क्या है, अब यहाँ तक देख लिया। फ्रांसिस कैरो जो फ्रांसिस, ये आपका जो फ्रांसिस मार्टिन है, इसे फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रांसीसी जो गवर्नर है उनका अवरोही को जरूर याद रखिएगा। फ्रांसिस मार्टिन सबसे पहला बनता है, फ्रांसिस मार्टिन। डुप्ले आता है, बुस्सी आता है,
बुस्सी जो है आपका डुप्ले के समय ही वो था, क्या नाम है आपका, सेनापति था। बाद में फिर गवर्नर बन क्या था, फिर गोडू था, काउंटी लाली था, ठीक है, काउंटी लाली। फ्रांसिस व अंग्रेज के संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों का संघर्ष जो है, इनके संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से बहुत फेमस है। तो इनसे पहले कुछ जो और फैक्ट बचे वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये अंग्रेजों के जो संघर्ष देखेंगे। देखिएगा, संघर्ष से पहले पांडिचेरी जो इनका मुख्य था केंद्र, उसकी स्थापना पांडिचेरी की कैसे होती है वो जानते हैं। देखिए, फ्रांसिस मार्टिन, इसे एफएम कर लेते हैं, फ्रांसिस मार्टिन। इसके साथ आता है एक बेलांग लेस्पिने था, हाँ, बेलांग लेस्पिने। ये वेलिकोंडापुरम में एक मुस्लिम सूबेदार था, उसका नाम क्या था, शेर खां लोदी। क्या नाम था, शेर खां लोदी। शेर खां लोदी था। शेर खां से एक छोटा सा तो शेर खां से ये सब मद्रास के पास पांडिचेरी नामक छोटा सा गांव लेते हैं, और इसी को 1674 में फ्रांसीसियों ने 1674 में, इतना खबर खबर कर रहा है लड़का ये आज, तो 1674 में आपका यह स्थापित करते हैं पांडिचेरी। और पांडिचेरी विकसित करने के बाद पूरी तरह से किला बंद आपका जब बनता है, तो इसे फोर्ट लुई था इनका, यह एकदम मतलब। और पांडिचेरी आपका 1701 से पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बना है। 1701 याद रखिएगा, 1701 बगल में लिख देते हैं, 1701 ये दूसरा है, वो दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए इन सब कामों के लिए फ्रांसिस मार्टिन को क्या कहा जाता है, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। फिर क्या होता है, चंद्रनगर में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं, याद रखिए, क्रम पूछ लेता है। तो चंद्रनगर में जो फैक्ट्री स्थापित होती है बंगाल में, तो बंगाल में उस समय सूबेदार जो था औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां इसका मामा था। इसी को शिवाजी ने क्या कहते हैं कि 1665 में जो किला में सोया था, इसको मारा था, तो इसका उंगली काट लिया था, भाग गया, तो फिर वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ। तो 1692 में चंद्रनगर नामक केंद्र पे स्थापित हुई थी, 1692 शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके। फिर आगे देखिएगा और क्या होता है कि 1697 में, नहीं इसके पहले घटना घटती है, ये कहाँ से, देखिए होता ये है कि जो इसी समय डच जो थे, डच और फ्रांसीसियों में संघर्ष होता है। तो डच जो क्या करते हैं, पांडिचेरी पे कब्जा कर लेते हैं 1693 में। यहाँ कलर चेंज करके लिख देते हैं, 1693 में जो डच होते हैं पांडिचेरी पे कब्जा कर लेते हैं, 5 साल तक इस पर शासन करते हैं, 1693 5 साल तक। और फिर क्या होता है कि 1697 में एक संधि होती है, संधि याद रखिएगा, संधि का नाम ये पूछ सकता है। 1697 में जो संधि होती है, उस संधि का नाम है रिजविक की संधि, ठीक है, रिजविक की संधि है। इस रिजविक की संधि के बाद वापस से फ्रांसीसियों को पांडिचेरी प्राप्त होती है। ये तथ्य इम्पोर्टेंट था। और फ्रांसिस मार्टिन आपका दोबारा बाद में फिर पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। और क्या होता है कि जब ये, हाँ ठीक है, ये इतना कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। तो देखते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो फैक्ट है वो देख लेंगे, ठीक है। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों का संघर्ष भारत में हमें कर्नाटक युद्ध के रूप में दिखाई पड़ता है, जो कुल 3 कर्नाटक युद्धों की जानकारी मिलती है। पहला कर्नाटक युद्ध देखिएगा, पहला कर्नाटक युद्ध देखिएगा। अब ये संघर्ष क्या है कि भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, एंग्लो फ्रेंच कहते हैं, इनका युद्ध जो होता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ होता है। और उसी समय जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी था, और जो इनका उप कार्यालय था वो मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर जो देखे हम लोग। और जो दूसरी ओर अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज़ों का जो मुख्य बस्ती था वो मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, जो तीनों मुख्य केंद्र हैं आपका। पूर्व में देखेंगे तो बंगाल है, पश्चिम में देखेंगे आपका तो आपका बम्बई है पश्चिम में, और कलकत्ता है पूर्व में, और आपका दक्षिण में मद्रास है। ये केंद्र स्थापित करके रखते हैं सब। इनका अनेक कार्यालय था, ठीक है। अब जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, इसका समय काल देखिएगा
समयकाल 1746 से 48 तक है। नेतृत्व कौन करता है? फ्रांसीसियों की तरफ से आपका इस युद्ध में नेतृत्व दुप्ले ने किया, जबकि कर्नाटक की तरफ से अनवरुद्दीन और अंग्रेज की तरफ से आपका बर्नेट ने किया था। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा थोड़ा देख लेते हैं कारण क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में भारत में यूरोप के चल रहे ऑस्ट्रिया युद्ध के विस्तार के रूप में देखा गया। ठीक, अब देखिएगा 1740 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। 39-40 में से होता है शुरू, प्रारंभ होता है और इसमें अंग्रेज व फ्रांसीसी आपस में फ्रांसीसी आमने सामने थे, इसलिए भारत में भी दोनों सत्ताएं आपस में आमने सामने लड़ाई करने लगी। जहाँ ये लोग सत्ता काबिज किए थे वहाँ पे देखिए क्या होता है। तत्कालिक कारण क्या होता है? पहले कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछता है, ये लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज़ पर कब्जा। ठीक है, अब देखिएगा कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। अंग्रेज और जो फ्रांसीसी का युद्ध हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी की जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, इस युद्ध का पहला कारण आपका यही कारण था। पहला कारण ये था कि इनके मतलब व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, कौन आगे निकल जाए। और दोनों जो थे, दोनों शक्तियाँ जो थी, एक दूसरे को हानि पहुंचाकर, अधिक से अधिक हानि पहुंचाकर और अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होने का प्रयास करती थी, इसलिए ये युद्ध का कारण बनता है। देखिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जो इन दोनों का जो मध्य आपका संघर्ष अनिवार्य हो गया। अब 1740 में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू होता है और उस युद्ध का जो प्रभाव होता है वो भारत में स्थित जो अंग्रेजी कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी थी, इन दोनों पे पड़ा, दोनों आपस में भिड़ गई। ये इसका सार था। अब क्या होता है देखिए, एक इसी के मतलब इसी युद्ध में जो फर्स्ट युद्ध होता है, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं वॉल्टेयर, वो कहते हैं कि अपने देश को छोड़कर, मैं बोल रहा हूँ लिखने का कुछ है नहीं तो बोलता हूँ, सुन लीजिएगा। अपने देश को छोड़े गए तोप के गोले, प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। ठीक है, ऐसा बोला इन्होंने। अब देखिएगा आगे क्या है। देखिए कर्नाटक के युद्ध में शुरुआत अंग्रेज सेनापति बर्नेट ने की थी। इसी ने कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों को पकड़ लिया था। ठीक है, 1748 में सेंट थोमे का युद्ध होता है 1748 में, उसी के बारे में देखिएगा। 1744 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के जो युद्ध का समाचार पहली बार जब भारत पहुंचा, 44 वाली बात, 40 में शुरू होता है, 44 में खबर पहुंचती है। उस समय जो फ्रांसीसी बस्ती का केंद्र कहाँ था बताए थे हम लोग? पांडिचेरी था। गवर्नर उसमें डुप्ले था। और दूसरी ओर मद्रास जो कि अंग्रेजी बस्ती थी, इसका गवर्नर निकोलस मार्क्स था। डुप्ले फ्रांसीसी जल शक्ति की निर्बलता को जानता था। फ्रांसीसी जो नौसेना थी वो कमज़ोर थी, अंग्रेज मजबूत थे। तो अंग्रेजी गवर्नर जो मॉर्स था, उसके सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कौन? डुप्ले। प्रस्ताव प्रस्तुत किया और क्या होता है कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों के बीच तटस्थता की नीति का मतलब बनी रहे, इसके लिए डुप्ले प्रयास करता है। परंतु क्या होता है, इसके पहले ही जो अंग्रेज गवर्नर ये सूचना प्राप्त कर लेता है कि मतलब उसकी सहायता के लिए इंग्लैंड से एक जहाजी बेड़ा आ रहा है जिसके अध्यक्षता बर्नेट कर रहा है। ठीक है, अब वो प्रस्थान कर चुका था। अब इसी कारण जो मोर्स होता है वो डुप्ले की जो बात होती है उस बातों पे आश्वासन नहीं देता है उसको। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह पर कर्नाटक राज्य आते थे और डुप्ले क्या करता है कि डुप्ले ने अंग्रेज़ों की ओर से जब ये निराशा मिली तो ये कहा गया कर्नाटक के नवाब के पास गया, कौन था? अनवरुद्दीन, से निवेदन किया कि वो अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। अनवरुद्दीन ने आदेश जारी कर दिया, अंग्रेज भी शांत हो गए। लेकिन क्या होता है, नवाब अगर इस कूटनीति का सहारा लिया, जैसे शांत हो गए तो हाँ, इसी का फायदा उठाता है। देखिए क्या होता है, इस युद्ध में डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और अंग्रेज़ों के प्रमुख व्यापारिक कारखानों मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, देखिएगा अंबूर का युद्ध होता है 1749 में। पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है? पक्ष मुजफ्फरगंज जंग रहता है, चंदा साहब फ्रांसीसी की तरफ से रहता है, ये सब जीत जाते हैं, मुजफ्फरजंग रही है। विपक्ष में कौन रहता है? अनवरुद्दीन, ये हारता है। अनवरुद्दीन का बेटा था और
इनके जो क्रम होते हैं कि कर्नाटक में दोनों जगह उत्तराधिकार का युद्ध होता है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक में और मैसूर में। ठीक, तो मैसूर कह रहा हूँ, हैदराबाद में जब आसफ जान निजामुल मुल्क की मौत होती है तो उसका पुत्र नासिर जंग रहता है, सलावत जंग रहता है जो फ्रांसीसियों के साथ रहता है। उसका जो पोता होता है मुजफ्फर जंग, वो अब किसके साथ रहता है? फ्रांसीसियों के साथ रहता है। ठीक, जब मुजफ्फर जंग हटता है तो सलावत जंग बनता है। और जो कर्नाटक का नवाब दोस्त अली का जो बेटा होता है अनवरुद्दीन, और उसका जो दामाद होता है चंदा साहब, इन दोनों में संघर्ष शुरू होता है। फिर क्या होता है? एक्सला-सापेल की संधि होती है 1748 में। इसी संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है और भारत में प्रथम आपका कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। मद्रास का पुनः क्षेत्र अंग्रेजों को मिला और आपका अमेरिका के लुईवर का जो क्षेत्र था फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। पहली बार किसी यूरोपीय कंपनी द्वारा पराजित पहला भारतीय शासक अनवरुद्दीन था जो कर्नाटक का नवाब था, फ्रांसीसी द्वारा पराजित होता है। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध देखिएगा, यह अनिर्णायक युद्ध था। समय था 1749 से 54 और नेतृत्व क्या था? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसीसियों की तरफ से ये प्रारंभ में दुप्ले था। बाद में आपका दुप्ले के बाद बुस्सी था और बुस्सी ये सेनापति था। और जो गोडुहे आता है ये आपका गवर्नर रहता है। कारण क्या था? सेकेंड कर्नाटक युद्ध का जो कारण हैदराबाद व कर्नाटक राज्य में चल रहा जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो कारण था। ठीक, अब ये हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन किया था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय निजामुल मुल्क, जिसे चिनकलीज खां कहते हैं, निजामुल मुल्क की उपाधि कौन देता है इसको? तो फर्रुखसियर देता है। और बाद में आसफ जाह की उपाधि कौन देता है? तो आपका इसका मोहम्मद शाह रंगीला देता है, जो 1722 में आपका ये उसका वजीर बनता है। फिर वापस चला जाता है तो युद्ध में उसको हराता है तो बनता है। वर्ष 1749 में निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है। इसके बाद आपका इसका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का नवाब बना। लेकिन आपका निजामुल मुल्क का जो भतीजे ने मुजफ्फर जंग ने आपका नासिर जंग से हैदराबाद राज्य के बंटवारे की बात की थी। ठीक है, और दूसरी तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन के बहनोई चंदा साहब ने कर्नाटक राज्य के बंटवारे की बात की थी। आगे देखिएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो पहले कर्नाटक युद्ध में देखा हमने कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के बाद शुरू हुआ था 1746-48 में। आपका 46-48 से ज़्यादा था तो एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त होता है। फिर दूसरा वही आपका जो भारत में अभी देख लिया हम लोग कि भारत में उत्तराधिकार के युद्ध के लिए ये सब दोनों कर्नाटक में और आपका हैदराबाद में दोनों में इनको मोहरा बना के आपस में लड़े भी, उनको भी अपना प्रशासनिक सत्ता स्थापित करवाया। तो आगे क्या लिखा है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ तक पढ़े थे। इस तरह दक्षिण भारत में स्वदेशी व विदेशी शक्तियों को दो समूह बना दिया था, एक अंग्रेजों के लिए, एक क्या कहते हैं कि फ्रांसीसियों वाला। प्रथम समूह अंग्रेज अनवरुद्दीन निजाम नासिर जंग था और दूसरा समूह जो था फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चंदा साहब था। ठीक है, पांडिचेरी की संधि होती है 1754 में। इस संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और इसके द्वारा एक दूसरे द्वारा जीते गए आपके क्षेत्रों को और कैद किए गए सैनिकों को वापस कर दिया गया। ठीक, तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, यह इंपॉर्टेंट है। 1756 से 63 तक होता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं इसे। इसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन करता है? तो आयरकूट करता है। अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट करता है, फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट द लाली करता है। कारण क्या है इसका? यह युद्ध यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। जैसे पहला वाला वैसे ये वाला। इस सप्तवर्षीय युद्ध में आपका यूरोप में अंग्रेज व फ्रांसीसी आमने सामने लड़ गए। फिर क्या होता है, भारत में भी दोनों शक्तियां कर्नाटक युद्ध में साम्राज्यवादी भावना के कारण आमने सामने आ गई थी और लड़ ली थी। बांडीवास का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 में हमेशा पूछता है यह बांडीवास का युद्ध। ठीक है, यह युद्ध 1760 में अंग्रेज सेनापति आयरकूट और फ्रांसीसी गवर्नर आपका जो था काउंट द लाली के बीच हुआ और लाली पराजित हो गया। फिर आगे चलता है, पेरिस की संधि होती है। इस संधि के द्वारा आपका यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति से बाहर कर दिया। किससे? आपका पेरिस की संधि से।
अब आपका क्या था, फ्रांसीसियों का पतन और अंग्रेज़ों का विजय के कारण क्या थे, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि फ्रांसीसियों ने नौसेना फ्रांसीसियों की जो नौसेना थी वह संसाधन अंग्रेज़ों के सामने काफ़ी कमज़ोर थे, और अंग्रेज़ों की नौसेना जो थी इनके समय विश्व की शक्तिशाली नौसेना में से एक थी, और इनकी नौसैनिक जहाज़ों के ऊपर मशीन गन तोपें लगी हुई थी। इनके पास गोला बारूद भी व्यापक पैमाने पे आपके उपलब्ध थे। अंग्रेजी कंपनी एक निजी कंपनी थी, इसलिए यह सोच समझकर जल्दी निर्णय ले लेती थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। यह समय से निर्णय लेने के तत्पर नहीं रहती थी, क्योंकि इसको कोई निर्णय लेने के लिए फ्रांस की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। इंग्लैंड में उदारवादी संसदीय सरकार थी, जबकि फ्रांस में आपका निरंकुश राजतंत्र की सत्ता थी। फलतः शासन प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक रूप से अंग्रेज आगे थे। आगे क्या है आपका, इस तरह कई कारणों की वजह से भारतीय व्यापार में जो फ्रांसीसी थे वो पिछड़ गए। फ्रांसीसी जो यूरोपियों के जो कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए पुर्तगाली कंपनी, और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी 1961 में पुर्तगाली ही है। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद इंग्लिश, फिर डच, फ्रांसीसी, और इसके बाद आपका डेन, फिर स्वीडिश कंपनी भी स्थापित हुई। डेन कंपनी डेनमार्क से आई थी। इसने सर्वप्रथम तमिलनाडु के ट्रंकेबर में अपना कारखाना स्थापित किया था, लेकिन इसने अपने कारखाने को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब बेचकर अपने देश चली गई थी। स्वीडिश कंपनी स्वीडन से भारत आई थी, लेकिन इसकी भारतीय व्यापार में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अंग्रेज़ जो है 1608 में, फ्रांसीसी 1668 में सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में स्थापित करते हैं, जबकि जो डच होते हैं 1616 में स्थापित करते हैं सूरत का दिया है वो। फ्रांसीसी नामक विदेशी शक्ति दुप्ले ने ही भारतीय शक्ति को सर्वप्रथम पराजित किया था, जिसका नाम अनवरुद्दीन था। ये मेंस का क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या क्या पक्ष थे, और तृतीय कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी कैसे पिछड़ गए, ये आपका देखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी के अधीन भारत में कैसे संवैधानिक विकास हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने रोलेट एक्ट आते हैं, गवर्नर जनरल किस में बना, भारत का गवर्नर जनरल किस में बना, बंगाल का किस में बना, वायसराय कब बने, उसके बाद अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार का जो व्यापार था वो कब समाप्त हुआ, चाय और चीन के साथ व्यापार कब समाप्त हुआ, मैकाले का क्या रिपोर्ट है, सब कुछ देखेंगे। और क्रम से देखेंगे हम कि जितने वायसराय हैं उनको, उनके बारे में उनकी जानकारियाँ लेंगे। तो देखेंगे अगली वीडियो में। PDF की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज करें, किसी भी मैसेज जो पड़ा है उसके मैसेज में मैसेज करें, और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।